पालिका के औरंगाबाद का सबसे बड़ा स्कूल हम नारेगांव के अंदर बनाने के लिए जा रहे हैं। और वो इसलिए कि जैसा वजाहत साहब ने ये बताया है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर बात करने की आज जरूरत है। जिसको अच्छे तरीके से समझ में आता है उसको अच्छे तरीके से, जिसको नहीं समझ में आता है उसको वही भाषा के अंदर बात करने की जरूरत है। लेकिन फिर 8 दिन के बाद वहां पर दोबारा कब्जे शुरू हो जाएंगे। तो आज हमको इस बारे में सोचने की जरूरत है। वक्त और हालात के हिसाब से हमको बदलने की जरूरत है। कई सारे ऐसे स्कूल है जो मैडम ने भी आगे बताए हैं, लेकिन वे स्कूल है कि जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं है, जहां पर हमारे पास फर्नीचर नहीं है, जहां पर हमने स्कूल खोल दिया है लेकिन कंप्यूटर्स नहीं है हमारे पास। यहाँ हम ये नहीं सोच सकते हैं कि फजर की नमाज के बाद जोहर तक हमारी मस्जिदें खाली रहती है। क्या हम उसको स्कूल के अंदर तब्दील नहीं कर सकते हैं? क्या वहां पर हम छोटे से नर्सरीज नहीं चला सकते हैं? कितनी सारी मस्जिदें हैं कि जहां पर फजर के बाद से जोहर तक हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, हम लॉक लगा देते हैं। लेकिन कई सारी बस्तियों के अंदर अगर हम वहां पर छोटी नर्सरी अगर हम बना दें, बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्त के अंदर तालीम देना चाहते हैं। पठान साहब जैसे लोग जो महानगर पालिका के अंदर इतना अच्छा काम किया है, आज एक आर्किटेक्ट को क्या जरूरत है यूनुस साहब को कि तालीम के अंदर उनको ये कॉन्फ्रेंस देने की? कहीं ना कहीं उन्हें भी ये दर्द सताता है कि नहीं, मैंने भी कुछ करना चाहिए। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि रास्ते हमें ही निकालने पड़ेगी। हम कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस के बाद हर कॉन्फ्रेंस के अंदर हमको बीमारी बताई जाएगी कि बीमारी क्या है करके उसका इलाज हम सबको मिलकर ढूंढने की जरूरत है। आज ये मुझे खुशी है, ठीक है, सियासी तौर के ऊपर कुछ भी हो, आज हमने एक गरीब इलाके के अंदर एक मुफ्त स्कूल शुरू करने का हमने फैसला लिया है। 6 मंजिला इंशाल्लाह इमारत 2 साल के अंदर खड़ी करेंगे और वहां पर मुफ्त तालीम देने का काम करेंगे। अब ये कंपटीशन सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर एक राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि 6 मंजिला इमारत मैं खड़ी करूंगा और मैं मुफ्त के अंदर तालीम दूंगा, तो दूसरे ने खड़े रहकर ये कहना चाहिए कि मैंने सिर्फ भाषण ही नहीं, अगर तू एक करता है तो मैं 2 स्कूल बनाऊंगा और 2 स्कूल के अंदर मुफ्त तालीम देने का काम करूंगा। ये एक कंपटीशन हमारे बीच में होना चाहिए। दूसरा ये है कि आज जैसा हमने बताया है कि जिस मुल्क के अंदर आज भी हम मस्जिदों के अंदर दस्तियां फैलाकर अपने उलमाओं के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं जुमे की नमाज के बाद, ये कहीं ना कहीं हम बंद कर सकते हैं अगर हमारी सही तरीके से इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन अगर हम करते हैं। कितना खराब लगता है कि आप अपने मौजन के लिए है तो दस्ती फैलाकर आप ये कर रहे हैं, जबकि इतनी सारी हमारी जायदादें, वो जायदादों को हमको सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है जब फौजिया मैडम ये कहते हैं कि हमको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। नारेगांव के किसी महानगर पालिका के स्कूल के अंदर आप जाकर देखिएगा, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे वहां पर पढ़ते हैं मैडम, हजारों की तादाद के अंदर पूरे गरीब मुस्लिम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और वहां पर क्लासेस कितने हैं? तो महज 8 से 9 क्लासेस है कि जहां पर हजारों गरीब मुस्लिम बच्चे नारेगांव के वहां पर पढ़ते हैं। जब हमने स्मार्ट सिटी के लिए हमने यहाँ पर फंड किया तो मैंने कमिश्नर को ये कहा कि आप जाइए और नारेगांव के स्कूल के अंदर क्या सिर्फ वहां पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको इस तरह से जानवरों की तरह घुसकर है तो भरा जाएगा करके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज नारेगांव का स्कूल जो बनने जा रहा है वो महानगर पालिका के औरंगाबाद का सबसे बड़ा स्कूल हम नारेगांव के अंदर बनाने के लिए जा रहे हैं। और वो इसलिए कि जैसा वजाहत साहब ने ये बताया है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर बात करने की आज जरूरत है। जिसको अच्छे तरीके से समझ में आता है उसको अच्छे तरीके से, जिसको नहीं समझ में आता है उसको वही भाषा के अंदर बात करने की जरूरत है। मुझे आज सिर्फ यही नहीं कहना है। आज जब मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ, इस शहर की मिसाल है, यहाँ से फुलंबरी एक छोटा सा गाँव है, आप लोग कितने लोग जानते नहीं होंगे। एक सलमान नाम का लड़का जब यूपीएससी पास किया तो उसको मुबारकबाद देने के लिए मैं उसी दिन उसके गांव के अंदर फुलंबरी गया। दोस्तों कभी जाइए और जाकर देखिए उसका घर। बहुत दूर मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और पैदल चलते हुए एक पहाड़, एक डोंगर था, उसको चढ़कर उस गांव के अंदर जाना पड़ा जहां उसका घर था। वो लड़का यूपीएससी पास किया, उसके घर की हालत देख के मुझे तो नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसे घर से एक हीरा निकल सकता है।
आज वो लड़का कई मर्तबा मुझे दिल्ली के हवाई अड्डे के ऊपर मिलता है और कहता है कि मैं आसाम के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर की हैसियत से, IRS की हैसियत से वहां पर काम कर रहा हूँ, IRS का जॉब कर रहा हूँ। अंसार शेख, तो बहाने करने वालों के लिए बहुत सारे बहाने हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करने वाले हैं तो ऐसे अंसार शेख जैसे लड़के भी हैं, सलमान जैसे लड़के भी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर मेहनत करने की, जिनके अंदर ये एस्टैब्लिश करने की, ठीक है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेहनत करूंगा और अपना फल हासिल करूंगा। जो तकलीफें मेरे वालिदैन ने, मेरे घर वालों ने सही है, मैं वो नहीं बल्कि एक अपना अलग रास्ता बनाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा करना चाहूंगा कि आज जैसे वज़ार साहब ने कहा है कि बहुत सालों के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर एक पूरा बोर्ड तैयार हुआ है और हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत तकलीफ बन चुके हैं। लोग ये समझते थे कि वक्फ बोर्ड मतलब हमारे बाप की जागीर है, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज सिर्फ फौजिया मैडम का नाम आता है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वजाहत मिर्जा साहब को देखकर लोग कहते हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो वक्फ बोर्ड के अंदर अच्छा होने वाला है। आप लोगों से हम सिर्फ दुआओं की इल्तिजा करते रहिएगा, हमारे लिए सिर्फ दुआएं करते रहिएगा, बाकी की लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को इस क्वालिटी पे कैसे हम इस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज सूरत हाल ऐसा है कि हम अपना इदारा खोल लेते हैं, लेकिन हम इदारा क्यों खोल रहे हैं उस पर गौर होना चाहिए। इदारे का मकसद क्या है, क्योंकि आज इसको एक बिजनेस बना दिया गया है। आज के हालात में एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस, वो पैसे अर्न करने का एक रास्ता बना दिया गया है और इसको हम लोग जो है बहुत, मैं वो उसको इलैबोरेट यहाँ नहीं करना चाहूँगी, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम सच में उस क्वालिटी के एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक स्कूल है परभनी में, इंग्लिश मीडियम स्कूल, CBSE स्कूल है। मेरा स्कूल 1994 में शुरू हुआ, आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। हर साल 100% रिजल्ट आता है, हर साल एक भी बच्चा हमारा सेकंड क्लास में आता है, फर्स्ट क्लास ही आता है। हमारे स्कूल के 90% बच्चे जो हमारे स्कूल से पढ़े हैं, और मुजफ्फर इकबाल साहब बैठे हैं, मैं सच बोल रही हूँ कि गलत बोल, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IITs बनते हैं और हायर एजुकेशन लेवल तक ड्रॉप आउट बहुत ही 0.5% भी होगा, 0.1% होगा। हर बच्चा प्रोफेशनल एजुकेशन में जा रहा है क्योंकि उसका फंडामेंटल एजुकेशन सामने है। उसके लिए जो मेहनत है, इंक्लूडिंग मी, आज भी मैं मेरे स्कूल में ग्रामर क्लासेस ऑनलाइन लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत मशहूर हूँ, लेकिन ये थी इसलिए कि जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक क्वालिटी आ ही नहीं सकती। और मेहनत कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, घंटी से स्कूल नहीं चल सकती। लोअर एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन, घंटी बजे आ गए, घंटी बजे चले गए, नहीं। जब आपके हवाले बच्चे हैं, ह्यूमन लाइव्स हैं, उन ह्यूमन लाइव्स को मोल्ड करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने के लिए, न सिर्फ रिजल्ट उनके अच्छे इंसान बनाने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी है, कमिटमेंट की जरूरत है। और उस कमिटमेंट के लिए टाइम आप बराबर निकाल सकते हैं। वक्त नहीं है ये मैं नहीं मानती, वक्त हमेशा क्रिएट हो सकता है और मैं वक्त बहुत क्रिएट करती हूँ, क्योंकि जितने फील्ड्स में मैं अलग अलग तरीके से जगह पे काम कर रही हूँ, मैं वक्त क्रिएट कर सकती हूँ, तो आप सब हम सब कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया है, सबसे पहले तमाम दर्शकों को बताएं कि इसके आपके अखराज मकासद क्या है। सबसे पहले हमने जो इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने की जो सोचा है, वो आज मुल्क के जो हालात हैं, जिसमें अक़लियतों के साथ जो मामला चल रहे हैं, जैसे कि कर्नाटक में हिजाब का मामला आया, उसके बाद सिलेबस में चेंजेस का मामला आया, तो हमने सोचा कि भाई जो लोग मिलत के लिए काम कर रहे हैं उनको एक जगह बुलाकर वो इस इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। जब हम ऐसे हालात का सामना करते हैं तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, जज्बात में आकर कोई गलत फैसले तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज कर्नाटक के अंदर कई लड़कियों का 1 साल बर्बाद हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इन इश्यूज़ पर मिलत के लोग बैठकर डिस्कशन करें
कि ऐसे हालात आगे भी आएंगे और उसमें हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। जी सर, आगे आपको और क्या क्या कार्यक्रम रखने का करने वाले हैं, उस बारे में बताइए। हम लोग जो है इस काम को कंटिन्यू करेंगे। हम और भी जो है इलाकाई सतह पर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस लेंगे। जो लोग आज यहाँ पर, आज पूरे रियासत से लोग यहाँ पर आए हैं और जहाँ जहाँ से लोग नहीं आए हैं हम वहाँ पर फिर और पहुँचेंगे। हम अपने तौर पर पहुँचेंगे और वहाँ लोगों से हम डिस्कशन करेंगे। पब्लिक में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, हम उनसे बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, स्कूल चलाने वालों से बात करेंगे, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और इन हालात को जो है इसका। फौजिया मैडम ने अभी तालीमी इदारे के बारे में बहुत सी मालूमात दी जी। और यहाँ पर मेहमान खुसूसी तौर पर खासदार साहब भी आए हुए हैं, तो आगे के लाए अमल क्या रहेंगे? बस हम उन देखिए ये जो काम है ये मुसलमानों के सभी सेक्शन का काम है। हम ये चाहते हैं कि इस काम के लिए सभी लोग एक साथ काम करें। ये हमारा काम ही हम कह ये रहे हैं कि इज्तिमाई काम है, किसी एक शख्स का काम नहीं। इसमें सियासतदान भी हमारे माविन हो सकते हैं, इसमें समाजी लोग भी हमारे माविन हो सकते हैं, इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी हम साथ लेंगे और जो लोग जो है इसमें हर सतह पर जो काम कर रहे हैं उनको साथ में लेकर हम इंशाल्लाह ये काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी उर्दू ज़बान से एतबार से देखा जाए तो उर्दू ज़बान बहुत पीछे हुई है दूसरी ज़बानों के माथे। तो उर्दू ज़बान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बड़े बड़े उलमा दीन हैं और जो मुफक्किरीन हैं और जो नॉलेज रखते हैं इल्म के बारे में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उर्दू ज़बान तो हमारी रूह है। उर्दू ज़बान का ख़त्म होना इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। हम ये कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान को उसकी जो पुरानी शान और शौकत है फिर से वापस लाएं। हम उर्दू इदारे चलाने वाले लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने स्कूल का मियार बढ़ाएं। उर्दू में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम करें और उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अच्छे असातिज़ा उनको रखें और असातिज़ा जो रखें उनकी अच्छी ट्रेनिंग करें। उर्दू से पढ़ने वाला बच्चा पीछे नहीं जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कहीं ज़रूर कमी है जिसको हमको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए उर्दू तालीम के लिए, तो उसके लिए आप क्या मांग करेंगे? देखिए, जो भी सरकार जो है दूसरे मदारिस को देती है, जैसे मराठी मीडियम को देती है, जो भी और मीडियम्स के स्कूल्स को जो भी मदद देती है, हम ये चाहेंगे कि उर्दू स्कूल्स को भी वो मदद मिले और बग़ैर जो है देरी के मिले और उनको जो है वो मुसलसल मिलती रहे। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तो वक्ती चेयरमैन वजाहत साहब भी है और हमारे महाराष्ट्र में खासकर हमारे वक्ती ज़मीनात भेज दिया है कि आपने उनसे खुद गुफ्तगी के साथ वक्त आ गया है कि आपकी ज़मीनात हमारे हवाले कीजिए ताकि हम खुद के काम कर सकें? नहीं, हमने गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन हमारा इरादा है कि हम उनके साथ बैठें और उनको बताएं कि भाई जो है इस वक्त जो ज़मीनात हैं, इस वक्त मैंने अभी अपनी तकरीर में ख़ुद कहा कि इदारे क़ायम करना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़मीन ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़मीन पर इमारतें बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ज़मीन खरीदने की बात आती है तो फिर उसमें करोड़ों रुपए लग जा रहे हैं। तो हम उनसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि इन ज़मीनात को अच्छे इदारों को ज़रूर दें जहाँ पर अच्छे लोग स्कूल चला सकें। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम शेख मारूफ है। उसके पद बताइए, आपका अहदा बताइए और इसके अखराज मखाजिद और नए अंदाज से क्या हो सकते हैं बताने की कोशिश कीजिए। मैं इस वाम के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से काम कर रहा हूँ और हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारे जो एग्ज़ाम जो होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम IAS के, IPS के, आज हम गौर करें तो हमारे IAS ऑफिसर महाराष्ट्र में कितने हैं, उसके बाद में हमारे IPS ऑफिसर कितने हैं, MPSC के बच्चे कितने हैं, तो इसको हम कैसा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने दिल्ली से इनको भी बुलाया, सैयद ज़फ़र महमूद साहब को, उन्होंने भी हम काफ़ी अच्छा हमको ताउन किया है। हमारा मेन मकसद ये है कि कंपटीशन के अंदर हमारे बच्चे कैसे आगे जाए। और अभी अभी मैडम ने भी कहा था यहाँ पर कि हमको हर स्कूल से 5-5 बच्चे दीजिए। हम स्कॉलर बच्चे लेके उसमें से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयार भी करना चाहते हैं और एक वाम का एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं कि जो स्कूल कैंपस के अंदर ही हम हर चीज़ की मालूमात फराहम करें और ये स्कूल कोई सोसाइटी का नहीं रहेगा, कोई किसी का, कोई वहाँ पर मालिक नहीं रहेगा। जैसे एक मसलन मस्जिद किसकी, नमाज पढ़ने वालों की, तो इदारा किसका, पढ़ने वालों का और साथ देने वालों। वहाँ आज देखेंगे आप हमारे जितने भी पॉम्पलेट निकले हैं साहब, उसमें किसी का भी नाम नहीं है। सिर्फ उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए काम करना है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सैयद इलियास अब्बास। ये बोलिए कि आप इस कॉन्फ्रेंस से आप आए हैं, आपका अहदा क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये बोलिए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी अंसारी है।
मैं वार्म औरंगाबाद यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आप औरंगाबाद से सर? जी औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद में भी वार्म की एक यूनिट है, हर ज़िले में एक यूनिट है, उस तरह से औरंगाबाद में एक यूनिट है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और हम इसी मिशन को लेके चल रहे हैं, वार्म का जो मिशन है इसी मिशन को हम लेके चल रहे हैं और हम इसको तालुका ज़िला महाराष्ट्र स्टेट और नेशनल लेवल तक भी चलाना चाह रहे हैं। आज आवाम में इस बात की चर्चा है कि हमारी ज़कात कुछ हमारी ज़कात में लाया जाए और इसकी इत्तेफाक किया जाए, तो मुसलमानों को ठोस पैगाम देंगे कि मैम ज़कात का वक्त आ गया है कि हम इससे इज्तिमाई तौर से कुछ अच्छा मनज़्ज़म तरीके से काम करें, कुछ पैगाम है आपकी तरफ से? लोगों ने ज़कात का मसरफ़ है ना एक ही बना दिया है कि मदारिस को दे, ठीक है मदारिस को देना भी चाहिए, लेकिन इल्म के लिए जो कोशिश करे लोग, मदारिस के लिए स्कूल के लिए कोशिश करे, जिसको असरी मदारिस बोलते हैं, उसको भी इसके मसरफ़ में ला सकते हैं ना, उलमाओं से इसके वो करना चाहिए। ईटीवी आज से 10 साल पहले ईटीवी का सर्वे था, हिंदुस्तान के 4% बच्चे अरबी मदारिस में पढ़ते हैं और 76% सरकारी पढ़ते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़कात कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए ज़्यादातर? नहीं, ज़कात का जो मसरफ़ है मदारिस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो असरी मदारिस है उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें बहुत कम हो रही है। आप जो बोल रहे हैं ना 96% है ना, तो मदारिस में ही इस्तेमाल है और अपने 4% तो असरी मदारिस में हो रही है। असरी मदारिस में उसका म्याद बढ़ना चाहिए, लोगों ने यही मिशन चलाना चाहिए कि भाई इसका जो ज़कात है वो इसमें भी दे जाइए, असरी मदारिस में दे जाइए, क्योंकि इल्म तो एक ही है ना भाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़ो। चीन में कौन सा इल्म था? जिद्दी इल्म थोड़ी था, यानी हर किस्म का इल्म हासिल करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। थैंक यू। आपका प्रोग्राम? मेरा नाम मोहम्मद शफी अंसारी।